तो हेलो अस्सलाम अलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम स्ट्रेस स्ट्रेन को उठाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो आज का टॉपिक है हमारे पास ये, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस आते हैं और हर किसी एग्ज़ाम में भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम पहले इसी को कंप्लीट करेंगे। तो आज वैसे तो कंप्लीट होगा ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ये खाली किसके लिए है? माइल्ड स्टील के लिए। तो चलिए अब हम एक कर्व बनाएंगे। आप भी मेरे साथ बनाओ, फिर उसको क्या हम करेंगे, डिफाइन करेंगे इस। हाँ, चलिए एक अच्छा सा कर्व बना लेते। आप भी मेरे साथ बनाइए, फिर इसको हम डेजिग्नेट डिफाइन भी करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस में हमारे पास स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस में हमारे पास स्ट्रेन है। चलिए दूसरे पेन से हम इसको बना लेते हैं। देखिए ये हमारा ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये हमारे पास ऐसा क्या बनता है? हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो इसको हम डेजिग्नेट करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला एक होता हमारे पास, इसको हम ए से करते हैं डेजिग्नेट ए। इसको मैं करता हूँ बी से, और इधर एक है, इसको मैं सी से, और इसको मैं डी से, इसको मैं ई से, इसको मैं जी से, और इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पहले हम लिखते हैं ए क्या होता है, बी क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर तो ए होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होता है? यहाँ तक हमारे पास, इधर तक इस स्ट्रेस सिग्मा एप्सिलॉन कर्व में हमारे पास क्या है? ए तक हमारे पास हुक्स लॉ वैलिड है। मींस हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड, एंड when remove loading, it regains to its original। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, मैं इसको ऑन करता हूँ। 1 सेकेंड। सॉरी फॉर ये
विदाउट पावर ये क्या कर रहा था, ये लैग कर रहा था। तो इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये हमने इससे पहले भी ये बात कर चुके थे। तो ए क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। चलो दूसरी बात हम करते हैं अब हम बात करेंगे बी। जो हमारे पास बी पॉइंट है उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट। अब इस इलास्टिक लिमिट में हम क्या करते हैं, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। यहाँ पर हमारे पास हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड, बट when we remove load, ये क्या करेगा, it regains to its original position. It regains to its original position. चलिए अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर सी की, जो तीसरा हमारे पास सी। तो सी हमारे पास होता है अपर यील्ड लिमिट। यील्डिंग मैंने बताई, जनरेशन ऑफ क्रैक्स। तो ये कौन सा होता है, अपर यील्ड पॉइंट। सबसे पहले यही आता है अपर यील्ड पॉइंट, बट हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। देखो सी और डी सेम होते हैं। सी होता है हमारे पास अपर लिमिट, डी होता है हमारे पास लोअर यील्ड लिमिट। हम कंसिडर हमारे डिज़ाइन को लोअर लिमिट ही करते हैं। क्यों करते हैं मैं अभी बताऊंगा। पहले को अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट में हमारे पास ना ही हुक्स लॉ वैलिड होता है, ना ही अब ये, क्योंकि इलास्टिक लिमिट बियॉन्ड अब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये इलास्टिक लिमिट है तो इसको मैं कह सकता हूँ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कह सकते हैं इधर से इधर तक। और इसको क्या कहूँगा मैं, इसको कहेंगे कि इसके बाद अब आ रही है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ में आया। तो अब हम बात कर रहे थे कि यील्ड लिमिट की। तो अपर यील्ड लिमिट हम कंसिडर क्यों नहीं करते, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है मटेरियल पे। ये अपने मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है किस पे, जो हमारे पास स्पीड ऑफ मशीन होती है। मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा कि हम पहले मैं कहूँगा कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये सब लिमिट को डिफाइन करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो हम स्पेसिमेन यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी, और वो कितना होना चाहिए, उसका डाया कितना होना चाहिए, वो भी मैं बात करूँगा। तो हमारे पास सी क्या होता है, अपर। देखो अपर, we do not consider it as yield strength, yield limit, because it is not constant. It is not, ये क्या है, ये constant नहीं है। It is not constant for a material। और ये डिपेंड किस पे करता है, एंड डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ मशीन। जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं उस मशीन की स्पीड पे क्या करता है, डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ मशीन। तो ये हमने बात की अपर यील्ड। अब हम बात करेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। चलिए पीछे हम लिख लेते हैं अब 4 लोअर यील्ड
पॉइंट या यील्ड लिमिट, लोअर यील्ड लिमिट। तो जो हमारे पास लोअर यील्ड लिमिट डी है, इट इज कंसिडर्ड एज, इसी को हम क्या कंसिडर करते हैं अपनी, जब भी हम हमने पढ़ा था, हमारे पास ने पढ़ा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हमने क्या पढ़ा था, जो भी डक्टाइल मटेरियल है उनकी हम कौन सी स्ट्रेंथ को लेते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ को लेते हैं। तो यही वो चीज़ है यहाँ पर कि हम कौन सी ले रहे थे, वो लोअर यील्ड, अपर नहीं ले रहे थे। तो इट इज कंसिडर्ड एज yield strength, yield strength, because it is constant for material। ये क्या है, constant for material, and it does not depend upon speed of machine, स्पीड ऑफ मशीन पे डिपेंड नहीं करती है। और जनरली जब भी यील्डिंग होती है वहाँ पर देखो, हमें पता है कि हमारी जो ये माइल्ड स्टील है इसमें कार्बन के एटम होते हैं। तो यील्डिंग कब होती है, जब भी हमारे पास स्लिपेज ऑफ कार्बन एटम होगी। तो यील्डिंग तभी होती है जब, यील्डिंग किस वजह से होती है, ड्यू टू, इधर लिखेंगे ड्यू टू, इसको अलग पेन से नोट में लिखते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। इट इज ड्यू टू slippage of carbon atom, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेन का, वही कलर रखते हैं फिलहाल। तो डी तक हमने बात की। तो जब इस डी, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको हम क्या कहेंगे, अब सिग्मा वाई। एक अलग पेन से ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, रेड पेन से, क्योंकि आपको विजिबल भी होना फिर चाहिए। तो सिग्मा वाई इसको हम लेते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं, देखो अब डी टू ई, जो डी टू ई है ना, इसको हम कहते हैं यील्ड प्लेट्यू। क्या हम कहते हैं, यील्ड प्लेट्यू। क्या कहते हैं अब इसको, यील्ड प्लेट्यू। अब इसको भी कहेंगे हम, जो ई टू जी है, इस ई टू जी हम इसको हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। और इसको कहते हैं, जी टू एफ को कहते हैं हम, इसको हम नेकिंग पोर्शन कहते हैं, या इसको स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, स्ट्रेन और नेकिंग, इसको नेकिंग रीजन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यील्ड। देखो अब यील्ड में क्या हो रहा है, डी टू ई क्या हो रहा है, आप देख रहे हो करू में कि विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस, मेरा स्ट्रेन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। आप यहाँ पर कोई स्ट्रेस बढ़ा नहीं रहे हो। इस ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास डी टू ई है, स्ट्रेस सेम है, बट जो स्ट्रेन है वो बहुत आ रहा है। देखो यहाँ पर एक प्लेट्यू बन रहा है। प्लेट्यू क्या होता है, जैसे माउंटेन्स होते हैं, फिर ऊपर एक ऐसी प्लेन जगह होती है, फिर इनको हम कहते हैं प्लेट्यू। ऐसे ही ये बन रहा है, ऊपर क्या है, प्लेट्यू, इसको हम कहते हैं यील्ड प्लेट्यू। क्या कहते हैं, यील्ड। चलो लिख लेते हैं हम डी टू ई।
फिफ्थ हमारे पास डी टू ई। डी टू ई इसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रेन यील्ड प्लेटू, सॉरी हम कहते हैं यील्ड प्लेटू रीजन, यील्ड प्लेटू रीजन। चलो अब इसमें क्या होता है, मैंने कहा कि विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस हमारे स्ट्रेन में लार्ज चेंज आ रही है। सो विदाउट increasing the stress, large change seen in strain। अब ये क्यों होता है? ये होता है जब भी हमारे पास इट इज ड्यू टू, इसको भी हम हाईलाइट करके लिख लेते हैं। सो हाईलाइट करके इसको लिख लेते हैं, इट इज ड्यू टू। क्यों होता है? क्योंकि ये होता था स्लिपेज ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से। ये होता है ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू ऑल बॉन्ड ब्रेक्स, ड्यू टू ऑल बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये बात समझ में आई? ऑल बॉन्ड ब्रेक्स, ये जो हमारे पास यील्ड होता था वो होता है स्लिपेज ऑफ कार्बन एटम। जब भी हमारे पास फिर ऑल बॉन्ड ब्रेक होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वजह से हमारे पास यील्ड प्लेटू देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नंबर 6। नंबर 6 में क्या आ रहा है? ये आ रहा है ई टू जी। तो ई टू जी हम किसको कहेंगे? स्ट्रेन। देखो आप, देखो पिछले केस में हमने क्या देखा था यील्ड प्लेटू में, कि हम विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस लार्ज चेंज इन स्ट्रेन आ रहा है। अब स्ट्रेन हार्डनिंग, अब और हमें खींचना है। तो और खींचना मतलब मीन्स हमें ज़्यादा ताकत लगानी है। तो ज़्यादा ताकत जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। देखो हमने एक मेटल लिया, उसको खींचा, अब हमने उसको बहुत खींचा। अब जब हमें बहुत खींचा, अगर उसमें हमें फिर से स्ट्रेन लाना है, अगर हमारे पास कोई मेटल है या कोई भी मटेरियल है, हमने पहले खींचा, अगर हमें उसको और खींचना है तो और ज़ोर से ताकत लगानी है। अब यहाँ पर स्ट्रेन क्या था? बहुत, यील्ड प्लेट में बहुत स्ट्रेन आया था। अगर हमें और स्ट्रेन लाना है अपनी बॉडी में या उस मेंबर में, तो हमारा स्ट्रेस है, देख रहे हो आप, वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग। चलिए लिखते हैं अब स्ट्रेन हार्डनिंग को, ई टू जी। इसको हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। So with large strain, with large strain is done. Sorry, 1 second. Large strain is done if we if we if we have to if we need more strain in
बॉडी, स्ट्रेन इन बॉडी। अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेन चाहिए देन वी हैव टू इंक्रीज, देन वी हैव टू इंक्रीज स्ट्रेस, इंक्रीज स्ट्रेस। तो लार्ज स्ट्रेस हमें चाहिए। तो जो स्ट्रेन हार्डनिंग है ये किससे होता है? इट इज, इससे क्या होता है? तो इससे हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज होता है। सो विद दिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंजेस, तो ये हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेन हार्डनिंग। अब हम बात करेंगे 7 नंबर क्या है हमारे पास? G to F। इसको हम कहते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। क्या कहते हैं? अगर इसको देखो, इसको G को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेस। देखो आप देख रहे हो जो ये G पॉइंट है ये कहाँ है? ये सिग्मा U है, मतलब इस कर्व में ये सबसे लार्ज स्ट्रेस है। किधर है सबसे लार्ज? फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जब एक बार अल्टीमेट स्ट्रेस को पहुंचा तो उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद स्ट्रेन सॉफ्टनिंग हो रहा है। उसके बाद Kijk, adapter voor de Google, mijn hand. Oké. तो उसके बाद क्या हो रहा है? हमारे पास नेकिंग पोर्शन, फिर अल्टीमेटली ये क्या हमारे पास फेलियर पॉइंट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेन सॉफ्टनिंग या नेकिंग रीजन। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है? 45 डिग्री एंगल पे फेलियर होता है जिसको हम कहते हैं कप एंड कोन फेलियर टाइप। मतलब देखो फेलियर कैसे होता है। फेलियर मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। देखो ये एक मेरी बार, तो जब इसको खींचते हैं ये ऐसा फेलियर हमें देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं कप एंड कोन फेलियर। ये होता है 45 डिग्री पे। तो इसको लिख लेते हैं, चलिए। सेवन। तो स्ट्रेन ये होता है G to F। इसको मैं कहता हूँ स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। देखो एट G मैक्सिमम अल्टीमेट stress that can act on this mild steel. So जब हम क्या होता है, जब इसमें स्ट्रेस पड़ता है तो हमें क्या देखने को मिलती है? एट G मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी एक्ट ऑन इट। जितना ये स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है इसने किया। देन suddenly it cross section changes and failure is seen at 45 degree angle
जिसको हम कहते हैं कप एंड कोन फेलियर, कप एंड कोन फेलियर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास माइल्ड, देखो अब हमने तो अब हम बात करेंगे, देखो इधर हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, दिस टेस्ट, जो ये टेस्ट है, दिस टेस्ट इज conducted by ASTM, ASTM मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मशीन। और जो हमने इसमें क्या लिया है, अपना स्पेसिमेन लिया है, सो स्पेसिमेन वो इस शेप का हो, ये कुछ ऐसा होता है। इतना नहीं यार, कुछ ऐसा होता है। और इसको हम कहते हैं गेज लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, गेज लेंथ। और ये गेज लेंथ होता है हमारे पास 2 इंच, या इसको हम 25 एक इंच होता है हमारे पास 25.4, तो 2 होंगे 50.8 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस गेज डाया की बात करूँगा, इसको हम कहते हैं गेज डाया। ये गेज डाया होता है हमारे पास हाफ इंची, मीन्स 12.4 सेंटीमीटर। तो ये बात हुई गेज लेंथ। देखो अगर हमारे पास अब एरिया ये निकालना होगा, हमारे पास गेज लेंथ इसकी है, हमें गेज लेंथ कितनी रखनी है, तो गेज लेंथ की फॉर्मूला होती है 5.65 अंडर रूट इसका जो एरिया है। तो ये क्या है फॉर्मूला हमारे पास गेज लेंथ निकालने में, क्योंकि डाया से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये टेस्ट किसने कंडक्ट किया था, एक तो ASTM, और ये गेज लेंथ याद रख लेना, और ये माइल्ड स्टील का है। अब हम देखेंगे डिफरेंट मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहले अपने पास आता है ये, एक मिनट सॉरी सुना ये होता है रबर का, और UBB। अब देखो ये फॉलो ही नहीं करता है, इसीलिए हमने इसको किस कैटेगरी में डाला था, नॉन लीनियर। फिर उसके बाद आता है कंक्रीट, क्या आता है कंक्रीट। फिर उसके बाद आता है वुड,
फिर उसके बाद आता है क्या, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कास्ट आयरन। जब हमारे पास कास्ट आयरन आया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, ये जो हमने पढ़ा माइल्ड स्टील का। अब माइल्ड स्टील का देखो, ये किसका था, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील क्या होता है, 250 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर ये हमारे पास ई पॉइंट है, अगर ये है या ये है, तो ये होता है Fe415 के लिए, और ये होता है Fe500 के लिए। तो ये कर्व है हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स के। देखो जो ये क्या होता है, सिग्मा ई कर्व। देखो मैंने कहा था कि स्लोप ऑफ दिस कर्व, यहाँ पर एक मिनट, स्लोप ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन कर्व, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो जो इसका स्लोप है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं, यंग्स ऑफ मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या हमारे पास और यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस। देखो अगर मैं बात करूँगा स्टील की, देखो विद ग्रेड स्टील हमारे पास जो हमारे पास यंग्स ऑफ मॉडुलस है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो फॉर एनी स्टील या माइल्ड स्टील की बात करेंगे EMS, तो जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है 5 × 2 × 10⁵ होता है। क्या होता है, 2 × 10⁵ MPa मीन्स न्यूटन पर mm²। अगर इसको मुझे लिखना होगा पास्कल्स में, तो ये आएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर²। तो ये क्या है, माइल्ड स्टील किसका है, ये यंग्स ऑफ मॉडुलस किसका है, ई माइल्ड स्टील का। अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पास कास्ट आयरन है उसकी होती है जो माइल्ड स्टील का हाफ यंग्स ऑफ मॉडुलस होती है। अगर मैं बात करूँगा एल्युमिनियम की, हाँ एल्युमिनियम, तो ये लगभग MS से 3 गुना होता है। क्या होता है, 3 गुना कम। अगर मैं बात करूँगा वुड की, तो जो हमारे पास आता है ये आता है 1/8 से लेकर 1/15 तक, किसका, माइल्ड स्टील का। अगर हम कंक्रीट का देखेंगे अब, तो ये आता है 1/10 से लेकर 1/20 EM। आया समझ, ये क्या होता है, यंग्स ऑफ मॉडुलस। अब हम एक अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपने सुना होगा या जिसमें कंफ्यूजन होती है। बहुत बार सवाल में पूछा जाता है हमारे पास स्टील ज़्यादा इलास्टिक है या हमारे पास रबर ज़्यादा इलास्टिक है, ये बात कॉमन है। तो आप सबको पता होगा या जिसको पता नहीं है मैं उसको बताऊंगा कि जो हमारे पास स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है एज़ कंपेयर टू रबर। अब ये बात सिर्फ बोल दी जाती है, बट एक्चुअल रीज़न क्या है इसका, इसको समझ लेते हैं। पहले लिखते हैं नोट, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों, बिकॉज देखो क्या होता है, देखो
मैं कहता हूँ यंग्स मॉडुलस किसको डिफाइन करता है, उसको भी हम लिखवाएंगे। जो यंग्स मॉडुलस हमें डिफाइन करता है वो बताता है इस मटेरियल की ज़्यादा इलास्टिसिटी है। अगर ई ज़्यादा है तो इट ऑटोमेटिकली डिफाइंस कि इसकी जो इलास्टिक कैपेसिटी है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है, वो ज़्यादा है। अगर मेरा ई ज़्यादा है तो अगर यंग्स ऑफ मॉडुलस ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। और जब इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली मेरी स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा आती है। जब भी मेरा ई ज़्यादा है मतलब यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। जब ई ज़्यादा है तो मेरे पास इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है। तो अब मैं कहूँगा, देखो आप इस कर्व को देखो, जितना आप ऊपर जा रहे हो ई की वैल्यू बढ़ती जाती है। कैसे, मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है। ई माइल्ड स्टील की कितनी थी, 2 × 10⁵ कास्ट आयरन की फिर हाफ हुई, एलुमिनियम की मतलब 3 गुना नीचे गई, फिर वुड की फिर 1/8, फिर कंक्रीट की। देखो रबर तो पहले ही है तो ये कितना ही कम हो, ये कितना कम होगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं क्या है, ई कम है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है किसकी, रबर की। तो ये बात याद रखना। मैंने इस कंपैरिजन को मैंने इसीलिए लिखा है क्या, क्योंकि आपको समझ में आए कि रबर की जो यंग्स ऑफ मॉडुलस है वो कम है। तो स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज रबर हैज़ लोवेस्ट वैल्यू of Young's modulus. तो अब हम डिफाइन करेंगे यंग्स ऑफ मॉडुलस को, हम लिख लेते हैं। Young's modulus. So it defines the elasticity of material, elasticity of material, and greater the value of E, greater will be elasticity and also greater will be the strength। तो हमें बताती है ये चीज़। तो इसको लिख लिया आपने, तो लिखो। अब हम बात करेंगे आगे, इसको बस याद रखो, ये इसको हम ऑफसेट मेथड। देखो हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं, यूजुअली ब्रिटल मटेरियल्स में पाया जाता है, उनमें जो यील्ड स्ट्रेस है वो डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। पता नहीं चलता है कि एक्चुअल इसका यील्ड पॉइंट कौन सा है। जैसे हमारे पास ब्रास है, ब्रोंज है, कॉपर है, ये एक ऐसे मटेरियल है, एक तो ये ब्रिटल मटेरियल है और ऊपर से क्या है कि इनकी जो हमारे पास यील्ड पॉइंट है वो डिफ़िकल्ट होता है फाइंड करना। तो उसी को हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, इसको हम ऑफसेट मेथड कहते हैं। तो लिख लीजिए टॉपिक, इसका नाम डिज़ाइन करना है हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ फॉर मटेरियल्स not showing definite yield point.
तो ये टॉपिक का क्या है नाम। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे सिंपली। देखो इस ग्राफ से हम कैसे, जैसे ये मेरे पास एक करो है, ये क्या है स्ट्रेस, ये स्ट्रेन है। अब इस मेथड को हम कहते हैं ऑफसेट मेथड। देखो इस स्ट्रेन में जहां से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है एक ऑफसेट डालना पड़ता है। इस ट्रेन में यहाँ पर जैसे हमने ऑफसेट डाला, चलो ये ऑफसेट डाला हमने, इसको मैं एक्स डिस्टेंस कहूँगा। शिट यार इसको क्या हो गया, चलिए अब जब हमने एक ऑफसेट डाला, अब ये पैरेलल रखना है किसको, जो हमारे पास कर्व आ रहा है ये डिफ्लेक्टेड कर्व, इसके पैरेलल रखना है इसके। तो अगर मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींची, जहां पर ये किसको काटेगा, इस कर्व को काटेगा, इसी को मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेंथ है, या इसी को हम कहते हैं हमारे पास डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेंथ, या और इसी को हम प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये बात हुई, इसको लिख लेते हैं। सो सम materials some material does not show proper yield point. To find out this, we have the method called offset method. In this हम क्या करते हैं, in this method an offset is drawn, an offset is taken, and line is drawn parallel to the curve, when it at intersection point, लिखिए हम सीधा at intersection point, at intersection point the point is our design yield stress strength और proof stress तो ये बात हुई हमारी यहाँ तक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे, देखो ये तो ये भी बात मैंने पहले ही कर ली थी, अब और कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको आराम से क्लियर होगा। इफेक्ट ऑफ कार्बन परसेंटेज इन मटीरियल। अब जब हमारे पास इफेक्ट क्या होता है कार्बन
जो हमारे पास बढ़ने से या कार्बन को डिक्रीज करने से। देखो विद जब भी मैंने आप पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया, जब भी हम कार्बन परसेंटेज को डिक्रीज करते हैं, जो हमारे पास डक्टिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है, मेलिएबिलिटी इंक्रीज करती है, मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है, टफनेस इंक्रीज करता है। ऐसे ऐसे चीज़ हमने देखी कि हाँ इंक्रीज करता है, बट जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो डिक्रीज होता है। वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस की जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है, स्किड रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, ब्रिटलनेस डिक्रीज करता है। सो with increase in कार्बन परसेंटेज, कार्बन कंटेंट लिख लेते हैं। पहली बात, ब्रिटलनेस डिक्रीजेस, डक्टिलिटी इंक्रीजेस। नहीं, सॉरी मैंने इंक्रीज लिखा, तो ब्रिटलनेस इंक्रीजेस, डक्टिलिटी डिक्रीजेस। हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। हमारे पास वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस increases, skid resistance increases। देखो मशीनेबिलिटी डिक्रीजेस। हमारे पास फॉर्मेबिलिटी ये भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और क्या डिक्रीज होता है हमारे पास, मैलिएबिलिटी डिक्रीजेस एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर मैं इनको डिक्रीज करता हूँ विद डिक्रीज इन, अब इसका उल्टा, तो मेरे पास ये सब क्या हो जाएंगे, ब्रिटलनेस डिक्रीज कर जाएगा, डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, वियर एंड टियर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये एक ऐसा ही इफेक्ट होता है विद कार्बन परसेंटेज को हमारे पास इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से। अब हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की। टॉपिक है एक, ये है जिसको हम कहते हैं टेनेसिटी। देखो टेनेसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मटेरियल की। अगर मैं कहूँगा कि मेरा जो मटेरियल है ये क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है टेनेसिटी, मीन्स इसमें मेरे पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। अगर मैं किसी मटेरियल में देखूँगा कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसको मैं कहूँगा ये है टेनासाइल मटेरियल। और उसी को कहते हैं हम, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेनासिटी। तो टेनासिटी कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मैं कहूँगा इस मटेरियल में मेरे पास टेनासिटी प्रॉपर्टी है, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आएगी। तो टेनासिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it is the property of material with this tensile strength, increases and the material the material called tensile material, tensile
material. It is a property of material with this tensile strength increases and the material is called tensile material, and this property referred as, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्रीप के बारे में। क्रीप क्या होती है? जब भी मेरे पास एक बॉडी है उसमें हमारे पास दो तरीके के डिफॉर्मेशन होते हैं। पहला डिफॉर्मेशन होता है हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा होता है हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर ये सिग्मा ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है, अगर इसको मैं कहूँगा ये प्लास्टिक क्या है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और इसको कहूँगा मैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये दो। जब तो क्रीप किसको कहते हैं? अब ये मैंने कहा कि हमारी बॉडी में दो टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं। अब क्रीप होता है मेरे पास क्या? ये एक परमानेंट, एक तो परमानेंट, ऊपर से ये होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। किससे होता है? जब भी मेरे बॉडी में कंटिन्यूअसली या उसका कांस्टेंट लोड या डेड लोड कंटिन्यूअसली पड़ता है मेरे बॉडी पे। देखो, जैसे ये मेरा मेंबर है एक, जैसे ये पेन है, इस पे क्या आ रहा है? कांस्टेंट लोड आ रहा है, ना ही वो बढ़ रहा है ना ही वो घट रहा है, वो इसी पे जैसे डेड लोड है। तो इसकी वजह से विद टाइम क्या होगा? इसमें डिफॉर्मेशंस आएगी, और उन्हीं डिफॉर्मेशन, एक तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी, ऊपर से उनको क्या हम कहेंगे? परमानेंट को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। डिफॉर्मेशन क्या होता है? चेंज इन साइज या चेंज इन शेप। सो उसकी वजह से मेरे पास क्या आता है? चेंज इन शेप आता है। तो उसी को मैं क्या कहता हूँ? क्रीप कहता हूँ। तो क्रीप किसकी वजह से आता है? एक तो आता है ये डेड लोड के कारण, या आता है ये जो कांस्टेंट लोड इस पे पड़ रहा है, और क्रीप क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। सो क्रीप इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ परमानेंट, जो अगर मैं वो हटा भी दूंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन में आएगा नहीं। क्रीप इज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, creep is a plastic deformation which is due to which is creep is a plastic deformation and it is a time dependent property। और क्या है ये? टाइम डिपेंडेंट। ये अचानक लगता नहीं है, इसमें टाइम लगता है। इट इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी और किससे होता है? एंड ड्यू टू डेड लोड और कांस्टेंट लोड, ये क्या होता है हमारे पास? क्रीप होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर लेते हैं? एक तो ये एक टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, ये टाइम पे डिपेंड करती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, मीन्स कि अगर इसको हम लोड को हटाएंगे भी तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगी नहीं। और डिफॉर्मेशन में लिखता हूँ यहाँ पर, जो डिफॉर्मेशन होती है, डिफॉर्मेशन ये होती है हमारे पास चेंज इन शेप।
HAPE है शेप, चेंज इन शेप। तो हमारे पास क्रीप। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप। कौन कौन से फैक्टर्स? देखो, एक तो है हमारे पास टेम्परेचर। मैं कहूँगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature creep increases, creep increases। देखो, अगर जो मेरा कोई मटेरियल है, मेरा, अगर उस पे कितना लग रहा है, अगर जो मेल्टिंग पॉइंट से बाय 2 उसमें टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के हाफ में क्या कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो यहाँ पर क्रीप टॉलरेबल है। रेबल मीन्स हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, नो डिज़ाइन। अगर ये लेस देन है, इफ टेम्परेचर इज लेस देन, अगर जो मेरा टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है m/2 से, तो क्रीप हमारा टॉलरेबल नहीं है, क्रीप इज इनटॉलरेबल। तो प्रॉपर डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रॉपर डिज़ाइनिंग। अगर जो मेरा टेम्परेचर है वो बराबर है m/2 के, तो इसको हम कहते हैं होमोलॉगस टेम्परेचर, होमोलॉगस टेम्परेचर। आई बात समझ में? अगर हम बात करेंगे टाइम, अब टाइम से क्या होता है? देखो, हमारे पास मैं लिख लेता हूं विद टाइम जो हमारे पास क्रीप होता है वो इंक्रीज करता है, विद टाइप क्रीप इंक्रीजेस, बट जो रेट है इंक्रीज करने की वो डिक्रीज होती है। बट क्रीप रेट या रेट ऑफ क्रीप रेट डिक्रीजेस मीन्स क्या हमें पता है कि उस पर लोड आ रहा है तो क्रीप तो बढ़ ही रहा है, कम तो होगा नहीं, बट ड्यू टू इनिशियल वो ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब जैसे क्रीप आ रहा है इनिशियल डेज में, तो क्या हो रहा है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। अब उसमें क्रीप तो आ गया, अब उसी थोड़ा क्रीप को लाने में हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए क्रीप रेट डिक्रीज करता है। तो ये होगा हमारे पास विद टाइम क्रीप। हमारा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये आपके MCQs में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से नज़र दे के रखना। तो अब हम बात करेंगे तीसरी, टाइम की बात हो गई। हाँ, लोड, ये तो पता ही है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। देखो, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, तो ग्रेटर क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा, सीधे सीधे ग्रेटर द क्रीप। अब हम बात करें, देखो हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने ट्रू स्ट्रेस, दूसरा हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब इनकी वजह से इसमें क्या चेंजेस आएंगे? देखो, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँगा तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम इसमें एरिया कौन सा लेते हैं, इनिशियल। तो अगर लोड आ रहा है, एरिया चेंज भी हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस है वो P या लोड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया है।
ये एक्चुअल एरिया है, एक्चुअल एरिया। बट अगर मैं ट्रू की बात करूं तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मैं ट्रू बात करूंगा तो लोड डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस। तो विद लोड क्या कर रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है। अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो ट्रू स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, तो ट्रू स्ट्रेस विल इंक्रीज। तो ये भी बात ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के एंड वाले टॉपिक की, फटीक। फटीक के स्पेलिंग है जी यू ई एंड एंड्योरेंस लिमिट। देखो इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो ये आराम से समझ आएगा। देखो फटीक, जैसे मैं कहूँगा कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, जैसे कोई एक्स लड़का है, वो क्या कर रहा है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और जो उसकी कैपेसिटी है पढ़ने की दिन में वो 10 आवर्स है। क्या है, 10 घंटे है, आवर्स। क्या ये इसकी स्ट्रेंथ है पढ़ने की, तो स्ट्रेंथ। अब एक दिन, कोई सा भी दिन इधर इसमें क्या हुआ, ये सुबह पढ़ने को बैठ गया। अब जब ये बैठ गया, किसी कारण की वजह से इसके घर में क्या आई, कोई रिश्तेदार आ गए। तो इसकी मदर ने इसको बोला जाके बाहर से कुछ इनके लिए खाने के बंदोबस्त करो, इनके लिए कुछ ले आओ। तो ये क्या किया, ये अब उठा, फिर बाहर गया, मार्केट में घूमा, क्या लाऊं, फिर ये वापस आके उसी टेबल पे बैठ गया। अब माँ ने कहा, बेटे ये तो आपने जो हमारे, ये तो जो सामान लाया इसमें एक चीज़ मिसिंग है, तो जाओ फिर से मार्केट। ये बेचारा फिर से मार्केट गया। अब इधर से उसको दोस्त मिला, उसने बोला भाईजान ये मेरा काम करवाओ मेरे साथ, एक दोस्त मिल गया। अब जब ये फिर से घर पे आया, 2-3 बार इसको फिर से घर वालों ने उधर इधर भेजा। अब जब ये एंड बार घर पहुंचा तो ये उसी टेबल पे बैठ गया। अब विद इन 2 आवर्स जो इसकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर गई। मतलब अब ये 2 घंटे में ही क्या कर गया, थक गया। स्ट्रेंथ तो इसकी 10 आवर थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 घंटे में ही क्या हुआ, इसकी स्ट्रेंथ ने जवाब दे दिया, भाई बस अब तो इतना ही कर सकता है। यही होता है। अब इसी को हम कहते हैं फटीक। फटीक होता है, अगर मैं फटीक फेलियर कहूँ तो स्ट्रेंथ से पहले ही फेल कर जाना, इसको मैं फटीक कहता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास, अगर मेंबर में कहूँ, इसमें हमारे पास साइक्लिक लोडिंग आई, इसमें मेरे पास आई स्ट्रेस रिवर्सल आया, जो हमने डिज़ाइन नहीं किया था। अगर हमने डिज़ाइन नहीं किया है तो स्ट्रेंथ अगर इसकी 10 है तो ये 5 पे ही क्या करेगा, 5 मैग्नीट्यूड पे ही फेल करेगा। इसको मैं कहता हूँ फटीक फेलियर। अपने स्ट्रेंथ से पहले ही फेल कर जाना, इसको मैं फटीक कहता हूँ। अब फटीक तो आया समझ सर जी, हाँ। अब ये एंडोरेंस लिमिट क्या होती है, देखो हमें पता है स्ट्रेंथ से पहले फेल कर जाना, इसको मैं फटीक फेलियर कहता हूँ। अब हमें कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है और उसमें हमें पता है कि फटीक ना आए, हम कौन सा डिज़ाइन करेंगे, किस लिमिट तक डिज़ाइन करेंगे। जिस लिमिट तक हम उसको डिज़ाइन करते हैं उसी को हम कहते हैं एंडोरेंस लिमिट। तो ये इतना ही इसमें डिस्कशन है, फटीक और एंडोरेंस लिमिट क्या है, फटीक और एंडोरेंस लिमिट यही है। और अगर मैं कहूँगा एंडोरेंस लिमिट क्या लिमिट होती है, तो ये एक ऐसी लिमिट होती है जहाँ पर अगर आप कितना भी स्ट्रेस रिवर्सल दोगे, कितना भी कुछ करोगे, फटीक फेलियर अराइज नहीं होगा। तो एंडोरेंस लिमिट कौन सी होती है
कि अगर आप इससे पहले जितना भी इसमें साइक्लिक लोडिंग दोगे ये फेल नहीं करेगा। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। इसी से हमारा ये चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग, देखो ड्यूरिंग स्टैटिक लोडिंग, देखो डक्टाइल एंड डक्टाइल एंड ब्रिटल मटीरियल आर, ये किसके लिए डिज़ाइन होते हैं? आर डिजाइनड फॉर यील्ड एंड अल्टीमेट स्ट्रेस, होते इसी के लिए डिज़ाइन, अल्टीमेट स्ट्रेस respectively. But due to cyclic loading या stress reversal, the but due to एक मिनट यार, but due to cyclic loading and stress reversal it fails before it reaches ultimate or yield stress। तो ये फेल का इट फेल्स बिफोर, so we have to design this that fatigue failure will not arise, fatigue failure will not arise, that limit is known as endurance limit, and up to endurance limit fatigue failure will not arise, fatigue failure will not arise how much up to endurance fatigue failure will not arise। तो ये बात हुई हमारे पास एंडोरेंस लिमिट की या फटीग की। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होगा 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर को उठाएंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इसको हम डिटेल वे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।